Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि भारत और चाइना के बीच में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है नेपाल। और नेपाल जो है एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब ये होता है कि चारों तरफ से इसकी बाउंड्री जो है वो किसी ना किसी देश को टच करती है, इसीलिए इसको लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। और जब आप लैंडलॉक कंट्री होते हैं तो आप बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट बन जाते हैं। और इसीलिए नेपाल जो है भारत पर बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंडेंट है। लेकिन जब से नए प्रधानमंत्री बने हैं बालेन शाह, उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे मेजर स्टेप ले लिए हैं जिसके कारण भारत के साथ उनके संबंध जो है दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये सवाल उठता है कि क्या बालेन शाह जो है वो भारत के साथ संबंध बिगाड़कर अपना भविष्य और नेपाल का भविष्य जो है वो तय कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जिस बात का आपको इंतजार है कि आज के चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं वो किसके फेवर में जाएंगे, कौन सी पार्टी किस राज्य में जीत रही है। आप सबको पता होगा 5 जगह जो है चुनाव हुए थे और पांचों जगह के निर्णय जो है आज आपको देखने को मिलेंगे। और कौन सी पार्टी किस जगह पे सरकार बनाएगी ये शाम तक जो है तय हो जाएगा। उसका भी अनुमान आज के वीडियो के लास्ट में लगाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेपाल की। तो नेपाल ने जो है एक जो है नोटिफिकेशन यानी कि एक जो है ये आप देखेंगे पत्र जो है जारी किया। और इसमें जो है आप देखेंगे तो ये भाषा तो हमें समझ में नहीं आएगी, तो इसमें लिखा क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूं। नेपाल का सीधे से कहना है कि भाई आपने जो मानसरोवर यात्रा जो आपने निकाली है और मानसरोवर यात्रा जो आपने निकाली है इसमें आपने हमसे कोई जो है परमिशन नहीं लिया। तो भारत सरकार और भारत की जो लोग हैं उनका ये कहना है कि भाई आपसे क्यों परमिशन ले मानसरोवर यात्रा के लिए। देखो मानसरोवर यात्रा में दो देशों का जो है यहाँ पे बातचीत चल रही थी, चाइना और भारत, बीच में नेपाल का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन नेपाल ने बोला कि चूंकि आप जो ये मानसरोवर यात्रा निकाल रहे हैं ये हमारे क्षेत्र से होकर गुजरेगा, इसलिए आपको हमसे भी परमिशन लेने की जरूरत थी और आप बिना परमिशन के ये मानसरोवर यात्रा को नहीं चला सकते। इसलिए नेपाल ने चाइना के साथ साथ भारत को दोनों को जो है जवाब दे रखा है और जवाब दे दिया कड़े शब्दों में कि भाई लीपू लेक और काला पानी जैसे जो ये क्षेत्र है ये नेपाल के भूमि है, नेपाल के अंग है, इसलिए आप इनसे जो है गुजर कर नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो आपको हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। अब इसको लेकर जो है जो रणधीर जायसवाल है जो कि भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन है, उन्होंने जो है इसका जवाब दिया है। जवाब क्या दिया है ध्यान से देखिए। कहते हैं कि इंडिया पोजीशन इन दिस रिगार्ड हैड बीन कंसिस्टेंट एंड क्लियर। लीपू लेक पास हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग रूट फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा सिंस 1954। अब 1954 से जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही है और लीपू लेक जो पास है वो इस यात्रा का हमेशा से हिस्सा रहा है। द यात्रा थ्रू दिस रूट हैज बीन गोइंग फॉर डिकेड्स। दिस इज नॉट अ न्यू डेवलपमेंट। तो रणधीर जायसवाल का कहना है कि आज तो पहली बार ऐसा नहीं हुआ। आपके पहले भी नेपाल में बहुत सारे प्रधानमंत्री, बहुत सारे राष्ट्रपति आए, किन्होंने भी इस तरह का दावा नहीं किया, किन्होंने भी इस तरह का क्लेम नहीं किया। लीपू लेक से पास होकर 1954 से लगातार जो है मानसरोवर यात्रा चल रही है, सैकड़ों साल से चल रही है, सैकड़ों वर्षों से चल रही है। तो इस पर जो है आज आपको क्यों आपत्ति हो रही है। As regards to territorial claims, India has consistently maintained that such claims are neither justified nor based on historical facts। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐतिहासिक जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर जो है किसी तरह का आपका ये क्लेम जो है वो सत्य साबित नहीं होता है। आप जो है दावा कर रहे हैं कि भाई लीपू लेक आपका है, काला पानी आपका है, ये जो क्षेत्र जो भारत का अभिन्न अंग है इस पर आपका दावा करना महज आप अगर किसी क्षेत्र को अपने मैप में जोड़ लेते हैं। आप सबको पता होगा कि बालेन शाह जो प्रधानमंत्री अभी बने हुए हैं उनके पीछे जो है उनके ऑफिस में एक मैप लगा हुआ था जिसमें ग्रेटर नेपाल की बात की जा रही थी और उस ग्रेटर नेपाल में भारत के कई सारे क्षेत्र जो है उन्होंने अपने मैप में दिखा रखा था। इस तरीके से किसी भी क्षेत्र को आप कब्जा नहीं कर सकते सिर्फ मैप में दिखाकर। इसीलिए रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भाई ये जो है ये जस्टिफाइड नहीं है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट से किसी तरीके से मेल नहीं खाता है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, तो आप इस तरह का क्लेम ना करें। सच यूनिलैटरल आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट्स ऑफ टेरिटोरियल क्लेम्स इज अनटेनेबल। मतलब आप आर्टिफिशियल तरीके से आप अपने मन में जो है आप किसी तरह का जो है एक ख्वाब बना ले तो ख्वाब जो है हकीकत नहीं हो जाता। ये कहना है रणधीर जायसवाल का कि भाई आपने जो आर्टिफिशियल और यूनिलैटरल यानी कि खुद से ही जो आपने एक आर्टिफिशियल दिमाग में एक कहानी बना रखी है कि भाई ये जो क्षेत्र हैं ये आपके हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। India remains open to constructive interaction with Nepal on all issues in the bilateral relationship, including on resolving agreed outstanding boundary issues through dialogue and diplomacy। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो डायलॉग है, डिप्लोमेसी है, टॉक्स है। तो यहाँ पे भी रणधीर जायसवाल और भारत सरकार का ये कहना है कि जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं बाउंड्री को लेकर उन सब का जो है सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन कैसे होगा? बायलेटरल टॉक्स के साथ। तो बायलेटरल टॉक करने के लिए भारत सरकार राजी है और बायलेटरल टॉक करके जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ये पूरी तरीके से ये 30 अप्रैल को अगर आप देखेंगे तो लॉन्च किया गया था, लॉन्चिंग ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026। इसको जो है लॉन्च किया गया था और इसमें जो है अलग अलग बैचेज बनाए गए थे, 10 बैच बनाए गए थे और एक बैच में जो है 50 यात्री थे और इस तरह के बैच बना के जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा को जो है शुरू करने की बात की गई थी। अब कब से कब तक है ये? तो जून से लेकर अगस्त 2026 तक जो है ये है होगा। और इसमें दो लोगों का जो है कोऑर्डिनेशन है, पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो दो सरकारों के बीच में ये एक तरीके से ये कोऑर्डिनेशन था और उस कोऑर्डिनेशन के तहत जो है ये यात्रा
शुरू की गई थी। और ये न्यूज कब की थी? 30 अप्रैल 2026 की। लेकिन कल जो है नेपाल ने इस पे आपत्ति जताई और उन्होंने चाइना के साथ साथ भारत को भी ये बोल डाला कि भाई आप जो है ऐसा नहीं कर सकते। अब देखो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि नेपाल के जो पीएम है वो अपने सारे लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। लाइन को इसलिए क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि रिटन स्टेटमेंट देना और ये कहना कि भाई आप जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं कर सकते लिपुलेख पास से, ये और ये नेपाल की टेरिटरी है, ये एक तरीके से बचकाना हरकत है। लिपुलेख जो है वो भारत का जो है इंटीग्रल पार्ट है और ये कहां पे है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो वहां पे लिपुलेख आता है। हाउ सिली एनी हेड ऑफ नेशन कैन बी, ही इंस्टेंटली चैलेंज इंडिया दैट टू ओवर हिज इमेजिनरी थॉट्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि काल्पनिक तरीके से काल्पनिक विचार रखकर जो है वो भारत को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 1816 में एक ट्रीटी साइन हुई थी, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली। और ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है उसके तहत जो देखा जाए तो ये लिपुलेख जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। और नेपाल का जो है बॉर्डर जो है उसको फाइनलाइज किया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिशर्स का जो है कंट्रोल था, भारत जो है ब्रिटिशर्स के अंडर था। इसलिए जो ये जो ट्रीटी हुई, ये जो नेपाल के बॉर्डर्स बनाए गए, ये ब्रिटिशर्स ने ही बनाए। सिंस देन द बॉर्डर इज फॉलोड बाय इंडिया एंड नेपाल बोथ। तब से लेकर इंडिया और नेपाल जो है दोनों इस बॉर्डर को फॉलो कर रहे थे। लेकिन जब से ये नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये कहते हैं कि भाई मैं ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में साइन हुआ था उसको मैं नहीं मानता हूं, और फिर जो है वो अपने हिसाब से जो है अपने जो इमेजिनरी थॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि नेपाल जो है वो दुश्मनी नहीं कर सकता भारत के साथ, क्योंकि हम सबको पता होगा कि हम बहुत सारी चीजों को सप्लाई करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, पेट्रोल हो, फूड ग्रेन्स हो, इन सब चीज की सप्लाई करते हैं। और भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो सांस्कृतिक तौर पे और भी ज्यादा मजबूत है। इसीलिए नेपाल के साथ रिश्ते जो है हम खराब नहीं कर सकते और नेपाल भी हमारे साथ रिश्ता खराब नहीं कर सकता। क्योंकि आप जो है दुश्मन, अगर पड़ोसी अगर आपका दुश्मन बन जाए तो फिर वही कहावत याद आ जाती है, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर। आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, आपको उनके साथ ही रहना है। तो हमें रिलेशनशिप जो है और बेटर और कोऑर्डिनेशन के साथ जो है बायलैटरल टॉक के साथ और बेहतर और सुदृढ़ यानी कि स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये दो जो है भिखमंगे आ गए हैं और इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में जो है दो कटोरे हैं। अब ये भीख क्यों मांग रहे हैं? भीख इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनको जो उम्मीद थी कि भाई चाइना के मदद से ये पाकिस्तान को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और पाकिस्तान की जो गरीबी है इसको खत्म कर पाएंगे, ये उम्मीद पर जो है पानी फिर गया है। हुआ क्या है कि आप सबको पता हुआ कि एक कंपनी जिसका नाम है हैंगिंग ट्रेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये काम कर रही थी चाइना में, सॉरी पाकिस्तान में काम कर रही थी, चाइना की कंपनी है। और पाकिस्तान में रहकर ये काम कर रही थी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी पे। और सीपीईसी क्या है तो आपको बता दूं, ये है ग्वादर पोर्ट। और ग्वादर पोर्ट को जो है कनेक्ट करना था किसके साथ? चाइना के साथ। तो ये जो है एक रोड बन रहा था यहाँ पे, आप देखेंगे तो ये जो रोड बन रहा था जो कि खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए, पंजाब से होते हुए, सिंध से होते हुए और कराची से होते हुए ये ग्वादर को जाता था। ठीक है, तो ये जो है ये बनाया जा रहा था किसके द्वारा? इस कंपनी के द्वारा। अब ये कंपनी कह रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने वाली कंपनी कह रही है कि भाई मैं तो यहाँ से निकल रही हूँ। निकल क्यों रही हूँ? क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे नुकसान हो रहा है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो किसी तरीके से जो है सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ की गवर्नमेंट किसी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है और हमें जो है काफी यहाँ पे नुकसान हो रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। हमारे पास जो है लिमिटेड यूटिलिटीज है, अंडर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजों को इन्होंने जो है यहाँ पे इस लेटर में बताया है और बताया कि भाई हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जो है यहाँ से अपने सारे जो पेमेंट वगैरह हमने कर दिए हैं, हमारे जितने भी बकाया है यहाँ पे उन सबको जो हमने क्लियर कर दिया है और अब जो है हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। और इससे जो है यहाँ पे बहुत सारे जो एम्प्लॉय थे उन सब एम्प्लॉय को भी निकाल दिया गया है। जो चाइना के जो एम्प्लॉय थे वो सारे वापस चले गए हैं। तो ये जो है एक बड़ा सेटबैक है किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक उम्मीद था कि ग्वादर पोर्ट को जो है डेवलप करके और यहाँ से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सकते हैं। क्योंकि अगर ये पोर्ट डेवलप हो गया और इसमें बहुत करोड़ों रुपए खर्च किया था चाइना ने, और चाइना ने इसलिए खर्च किया था क्योंकि चाइना के अपने मंसूबे थे उसको पूरा करना था। लेकिन बीच में पाकिस्तान भी ये सोच रहा था कि इन मंसूबों के यानी कि चाइना के मंसूबों के साथ साथ हम भी इसमें कुछ बेनिफिट ले पाएंगे, लेकिन इस तरीके से तो बेनिफिट नहीं हो पाएगा। चाइनीज कंपनी ने जो बाहर बाकी सारी जो कंपनी जो पाकिस्तान में जाकर इन्वेस्ट करने वाली हैं उन सबको भी जो है वार्निंग दे रखी है और वार्निंग दे दी है कि भाई आप जो है पाकिस्तान में जाकर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट ना करें। तो वो चाइना का कंपनी का ये कहना है कि भाई बाकी सारी जो कंपनियां हैं दुनिया की वो भी चाइना पाकिस्तान में जाकर इन्वेस्टमेंट ना करें, ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो है कितना अनसेफ है इन्वेस्टमेंट को लेकर। इसीलिए एफडीआई को अगर आप देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, तो उसमें भी पाकिस्तान का जो नंबर है वो काफी नीचे आता है। कोई भी कंपनी जो है पाकिस्तान में जाकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि वहां की गवर्नमेंट तो पहले तो इनस्टेबल है। वहां पे जो है बहुत सारे मिलिटेंसी आपको देखने को मिलेगी, मिलिटेंसी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, प्लस वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में गवर्नमेंट का जो सपोर्ट होना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। इस वजह से कोई भी कंपनी वहां पे जाके काम नहीं करना चाहती और इसीलिए हैंगिंग जो कंपनी है, हैंगिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, वो भी कह रही है कि भाई हम जो है यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांध के निकल रहे हैं। बाकी सारी कंपनी जो है अपना देख ले, मैं तो उनको वार्निंग ही दे सकता हूँ, वो लोग यहाँ पे आके काम ना करें। अब देखिए ये जो ग्वादर पोर्ट है ना, एक तरफ एक समय जो ये था ये भारत को ऑफर हुआ था। देखिए ग्वादर जो पोर्ट है इसकी कहानी आपको बता देता हूँ। 1950 जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, उस समय ग्वादर पोर्ट को भारत को ऑफर किया गया था कि आप ये पोर्ट ले लीजिए, लेकिन भारत ने इसको नहीं लिया। हुआ क्या, ध्यान से समझिए। ओमान एक देश है, ओमान ने बोला कि भाई हम ग्वादर पोर्ट को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, उस समय जो है ये स्मॉल फिशिंग विलेज हुआ करती थी 1950 में, उतना डेवलप नहीं था।
द गवर्नमेंट लेड बाय जवाहरलाल नेहरू डिक्लाइन द ऑफर। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने जो है इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। आप सबको पता होगा जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को हमने बहुत सारी चीजें दी, पैसे से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बहुत सारे एसेट से लेकर हर चीजें दी। और पाकिस्तान का ये जो ग्वादर एयरपोर्ट जिसके नाम पे आज जो है पाकिस्तान बहुत उछलता है, ये एक समय मौका था भारत के पास ये ग्वादर एयरपोर्ट को टेक ओवर करने का, ठीक है। तो ये जो है 1958 में पाकिस्तान ने इसको खरीद लिया। कितने रुपए में खरीद लिया? 3 मिलियन पाउंड, यानी कि लगभग 3-4 करोड़ रुपए के आसपास जो है इसको खरीद लिया। यानी कि 3-4 करोड़ रुपए अगर हम देते तो ये ग्वादर पोर्ट जो है भारत के पास होता। और उस समय जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उन्होंने जो है इस ऑफर को ठुकरा दिया था। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ ग्वादर नाउ अ स्ट्रेटेजिक पोर्ट कुड हैव बीन इंडियाज एंड व्हाई नेहरू माइट हैव टर्न डाउन द ऑफर। तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है, उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन ये ऑफर आया था भारत के पास कि ये ग्वादर एयरपोर्ट आप ले लीजिए, लेकिन भारत ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और पाकिस्तान ने लगभग 3-4 करोड़ रुपए देकर इस ग्वादर पोर्ट को टेक ओवर कर लिया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज आप सबको पता होगा कि बहुत सारे राज्यों में चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। सुबह से ही आप सबने जो है टीवी स्क्रीन पे देखना शुरू कर दिया होगा और सबसे चौंकाने वाले खुलासे तो टीवी के कर रही है, यानी कि थालापति की जो पार्टी है वो कर रही है। और किसी को उम्मीद नहीं था कि थालापति जो है इतने बड़े मार्जिन से जो है जीतने के करीब पहुंच सकते हैं। हालांकि तो अभी तो ट्रेलिंग चल रही है, वो शाम तक ही क्लियर हो पाएगा कि कौन सी पार्टी की किस राज्य में सरकार बन रही है। टीएमसी के भी जो हालत खराब हो गए बंगाल में, और इससे जो है बांग्लादेश में भी काफी हलचल मची हुई है। टीएमसी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कोई भी अभी ये नहीं कह सकता कि कौन सी पार्टी जीत रही है बंगाल में। चाहे और दूसरी बात कर लूं केरल की बात कर लूं तो ये केरल में ये स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि, और ये कहते थे कि आई विल इरेडिकेट सनातन धर्म को मैं खत्म कर दूंगा पूरी तरीके से। और बहुत उल जुलूल बातें किया करते थे सनातन धर्म के ऊपर। और इनकी हालत क्या है कि इस समय इनकी पार्टी जो है वो हार रही है। तो ये सनातन को इरेडिकेट करने चला था, खुद इरेडिकेट हो गया। ये कह रहे हैं अमित शाह कि ये सनातन को खत्म करने चला था, ये आज खुद खत्म हो गया। और नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे हंस रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो सनातन को खत्म करेगा वो खुद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और पार्टी है, राहुल गांधी की पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो आप देख लीजिए कि 99 लॉसेस, यानी कि पिछले कुछ सालों में 99 यानी कि लगभग 100 का आंकड़ा ये लोग छूने वाले हैं हार के मामले में। आप देख लीजिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे चुनाव हुए, अलग अलग वर्षों में चुनाव हुए, अलग अलग ईयर्स में चुनाव हुए। लेकिन सारे वर्षों के जो नतीजे थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेवर में नहीं थे, बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगेंस्ट में थे। और इसीलिए हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वहां पे लड़ा, लेकिन उसके बाद भी उनकी बहुत बड़ी हार हुई। चाहे 2014, 2019, 2024 के लोकसभा की चुनाव हो या अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव, हर जगह जो है वो हारती हुई देखी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां भी इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह के नतीजे अभी सुबह से देखने को मिले हैं उसमें कहीं भी आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस की बढ़त देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जो है ये 5 राज्यों में एक बुरा प्रदर्शन करेगी। अब आने वाले समय में आपको जो है अगले साल यूपी में चुनाव देखने को मिलेगा। यूपी में भी आप देखिए कि समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ये 4 मेजर पार्टी है यूपी में। और यहाँ पे जिस तरीके से जो बाकी के विपक्ष की पार्टियां हैं, यानी कि बीएसपी, एसपी और हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर इनके बीच में अगर किसी तरह की यूनिटी नहीं होगी तो इनका हाल भी फिर वही होगा जो अभी बंगाल में हुआ। क्योंकि बंगाल में राहुल गांधी जाकर टीएमसी के खिलाफ बोलते थे और टीएमसी जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ बोलती थी। तो इससे इन दोनों को नुकसान हुआ है और फायदा किसको हुआ है? तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। इसका एनालिसिस कल के वीडियो में करेंगे या फिर शाम को एक दोबारा वीडियो लेकर आएंगे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किन वजहों की वजह से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीती है, किन वजहों की वजह से आपको थालापति की जो पार्टी है टीवी के वो जीती है, और बाकी सारी पार्टियों का भी हम एनालिसिस करेंगे। हार और जीत का एक अनुमान लगाएंगे कि क्या कारण थे, कहां कहां पे क्या गलतियां हुई। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में जीतना या फिर जीत के करीब पहुंचना एक बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है, क्योंकि 15 साल से लगभग जो है 20 साल से लगभग जो है ममता बनर्जी का जो है सरकार है बंगाल में, और उनके किले को एक तरीके से ठेस पहुंचाना, उनके किले को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसको नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो नए अभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने नितिन नवीन, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। और हो सकता है कि आपको शाम तक सरकार बनती हुई दिखेगी। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने विचार को जरूर लिखिए। और हम लोग जो है 4 लाख के सब्सक्राइबर के पास पहुंचने वाले हैं। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, जरा शेयर कीजिए दबा के, ताकि जल्दी से हम इस आंकड़े को भी छू पाए। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।